बहुत बड़ी तादाद ऊंची जाति के लोग हैं, उनके दिलों में बेईमानी है, वो अपने भाई को भाई नहीं समझते हैं और दलित उनको तभी याद आते हैं जब उनको सांप्रदायिक राजनीति करनी होती है। उसके बाद दलित खा रहा है कि पी रहा है कि जी रहा है कि मर रहा है, इससे कोई मतलब उनके साथ नहीं है। कि दलितों को एक राजनीतिक तौर पे उनको टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है कि जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ओबीसी समुदाय के, वो सिर्फ 4% है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 4%। तो अगर जब ओबीसी ही सिर्फ अभी तक 4% है, जिसकी आबादी 50% के करीब में है, जिसको 27% रिजर्वेशन मिला है, तो दलित समाज तो और भी नीचे है। इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज, यानी जब तक भारत समाज के अंदर में हम एक दूसरे का शादी ब्याह नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खान पान नहीं खाएंगे, एक दूसरे के साथ हम रोटियां नहीं तोड़ेंगे, तब तक समाज में समानता नहीं आएगा। ये जो मोदी जी की जो सरकार है, जो मोदी जी खुद को अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़ा समाज से आता हूं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप पिछड़े समाज से हैं तो पिछड़े समाज को दर्द को आप क्यों नहीं समझ। ये सरकार जरा बराबर भी दलितों के हक में काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका जो बेस है एक ब्राह्मणवादी इसकी लिगेसी रही हुई है। और याद कीजिए कि जो ST एट्रोसिटीज एक्ट जो था, और उसके खिलाफ भी किस तरह से ये नरेंद्र मोदी सरकार ने माहौल बनाया था। जब 75 और 80% इस देश में अगर ST SC OBC हैं, तो क्या वजह है कि आपके कंपनी में जो 10% और 5% सवर्ण जाति के लोग हैं, वही 98% हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, लोकमंच चैनल से। आज हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और हमारे साथ एक विद्वान जुड़ रहे हैं। सर, थोड़ा आप अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। मैंने JNU से पढ़ाई की है, हिस्ट्री PhD में की है, मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में, आधुनिक इतिहास में। और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट टीचर में पढ़ाता हूँ और अखबार मैगजीन में मैं लिखते रहता हूँ। और जो भी सामाजिक इंसाफ से जुड़ी हुई जो मसाइल है, उसमें मेरी गहरी दिलचस्पी है जी। सर, अभी जो हालिया घटना घटी है, इसमें है रिजर्वेशंस का सब क्लासिफिकेशंस, जो अभी रिव्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या एंगल रखते हैं आप इसके बारे में, ज़रा बताएं। जहाँ तक अखबार से हमें खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पिटीशन डाला गया है और इस तरह की मांग की जा रही है कुछ लोगों के ज़रिए कि जो शेड्यूल कास्ट यानी जो दलित कम्युनिटी है, उनके बीच में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। और इस पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फैसला अभी सुरक्षित यानी रिजर्व रखा हुआ है। तो इस तरह की खबरें हम लोग अखबार में पढ़ ही रहे हैं, टीवी चैनल मीडिया से हमें मालूम हो रहा है। अब मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दलित समाज के अंदर में भी, यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर में भी कुछ ऐसी जातियां होंगी, कुछ ऐसे कास्ट होंगे जिनसे संबंध रखने वाले कुछ लोग जो हैं, वो नौकरियों में कुछ ज़्यादा दिखेंगे दूसरे कास्ट के मुकाबले में। यानी कुछ जाति के लोग ज़्यादा नौकरी में या फिर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले में वो दिखते हैं, और बाकी जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट में या दलित समाज में, वो उतना नहीं दिखती है। तो ये बात बिल्कुल ही सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मसले को जिस तरह से दलित विरोधी ताकतें जो इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी नीयत, उनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं एक स्कॉलर हूँ और मैं एक ईमानदारी से बात कहूँगा कि थोड़ी बहुत कुछ जातियाँ दलित लोगों के अंदर में वो ज़्यादा सीट्स ले पा रही हैं और बहुत सारी जातियाँ उतना मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। इसी को बड़ा इशू बनाया गया है। लेकिन जो इसको बड़ा इशू बना रहे हैं, उनकी जो मंशा है वो ये नहीं है कि दलितों के बीच में कोई न्याय दिया जाए या दलितों के बीच में कोई बराबरी पैदा की जाए, बल्कि वो क्या चाह रहे हैं कि दलित समाज के अंदर में जो एक यूनिटी है, दलित समाज के अंदर में एक जो इत्तेहाद है, उसको किसी तरह से तोड़ दिया जाए। और तोड़ देने के बाद क्या होता है
कि फिर आप उनको उनके हक और हुकूक को जो बरसों से, जो हज़ारों साल से आप उनको मतलब उनको छीने हुए हैं, आपको बहुत और आसानी हो जाएगी। क्योंकि राजनीतिक तौर पे जो दलित आज इकट्ठा हो पा रहे हैं, उनकी राह में बहुत सारा अड़चन पैदा कर देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही संकट का समय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि दलितों को एक राजनीतिक तौर पे उनको टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है। सर, क्या हम यह कह सकते हैं कि जो अभी उपवर्गीकरण हो रहा है, यानी कुछ जातियों को विकास या पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड हो चुके हैं, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि दलित में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो चुकी हैं? क्या वो सामान्य वर्गों के समानुरूप आ गए हैं? नहीं, देखिए यही बात समझने वाली है कि दलित समाज में अगर एक या दो जाति से अगर कुछ लोगों को 2-4 नौकरियां मिल जा रही है और जातियों के मुकाबले में, तो इस छोटे से तथ्य को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये देखो, ये दलित लोग मलाई खा रहे हैं, दलित लोग जो हैं वो रिजर्वेशन, आईएएस का बेटा, उनको बेटे को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो एक पॉपुलर, जो इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दलित समाज के साथ जितना अन्याय हजारों साल में किया गया है, और दलित समाज के साथ आज़ादी मिलने के जो 75 साल गुजर जाने के बाद भी जितनी बुरी हालत दलित और उनके साथ आदिवासियों की है, इतनी बुरी हालत मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी कम्युनिटी की है। और ऊंची जातियों में खासकर आप जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपको राजपूत और भी जो ऊंची जातियां हैं, अगर उनके मुकाबले में अगर दलित समाज को आप देखेंगे तो पाएंगे कि दलित समाज कहीं भी खड़ा नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, दलित समाज के अंदर में 75 से 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है, या जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिसे आप जमीन नहीं मान सकते। हो सकता है मतलब सर छुपाने टाइप की जमीन हो कुछ लोगों के पास। 70% सरकारी आंकड़े के मुताबिक मैं बता रहा हूं, 70% का मतलब है कि अगर 100 दलित हैं तो 70 ऐसे दलित हैं जो भूमिहीन हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप दलितों के बीच में आप अगर जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बीच में कुपोषण, उनके बीच में आप पाएंगे तो माल न्यूट्रिशन, उनके बीच में भूखमरी। अगर स्वास्थ्य के बहुत सारे इंडेक्स को अगर आप जाके उनके में देखेंगे तो उनकी हालत और भी खराब होगी। और देखिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाके देखेंगे, जिसको कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ मेरिट की बात होती है, प्राइवेट सेक्टर में कोई जात पात नहीं होता है। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, बहुत सारी रिपोर्ट आई हुई, आप पढ़ सकते हैं, स्कॉलरली पेपर हैं, कि तकरीबन 98-99% लोग जो कारपोरेट कंपनियों में, जो बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों के जो चला रहे हैं इस देश को, उसमें सिर्फ एक ही और दो जाति, जो ऊंची जाति के ब्राह्मण और बनिया से ही उनका ताल्लुक है। तो आप देखिए, कारोबार में आप तकरीबन 98% आप उस संसाधन को हड़पे हुए हैं, और समाज में आपकी आबादी हो गई 10% या उससे भी कम। जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप हमसे बात कर रहे हैं, जेएनयू, यहाँ पर भी जेएनयू को समझा जाता है कि बहुत ही प्रगतिशील संस्था है, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो दलितों को और आदिवासियों के और साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस के लोग, हमारे जो भाई हैं, जो जिनको हम कहते हैं ओबीसी कहते हैं, उनको भी ये यूनिवर्सिटी जो है अभी तक एक्सक्लूड ही किया है, उनको बाहर ही रखा है। ये बात सही है कि हाल के दिनों में कुछ लोगों की यहाँ पे नियुक्ति हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित हों या आपको ट्राइबल हों या फिर शेड्यूल कास्ट हों या आदिवासी हों या पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये कहीं नहीं है। अभी सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है अगस्त और सितंबर की बात है, जुलाई अगस्त की बात है, सरकार ने खुद पार्लियामेंट में ये बात कही है कि जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ओबीसी समुदाय के, वो सिर्फ 4% है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 4%। तो अगर जब ओबीसी ही सिर्फ अभी तक 4% है, जिसकी आबादी 50% के करीब में है, जिसको 27% रिजर्वेशन मिला है, तो दलित समाज तो और भी नीचे है। आपको एक और मैं बात बता दूं कि सिनेमा, कल्चर, मंदिर, ये सारे संस्थाओं से दलितों को बाहर किया गया है। एक और बहुत ही अहम बात है
कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी पहले सरकारी नौकरियां थी जिसमें कुछ दलित हमारे समाज के लोग या एसटी समाज के लोग या ओबीसी समाज के कुछ लोगों को नौकरियां कुछ मिल जाती थी, उन लोगों को भी नौकरी से बाहर करने के लिए बड़ी तेजी से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, निजीकरण हुआ है, यानी ठेके पे काम लिया जा रहा है और वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा के आ रहा हूं, आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक जो होते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी जो होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आप देखेंगे कि चूंकि ये परमानेंट जॉब पे के तौर पर नहीं है, तो यहां भी रिजर्वेशन नहीं है। तो दलितों को सरकारी नौकरियों से बाहर किया गया है, दलितों को बिजनेस से उनको बाहर किया गया है, दलितों को अधिकार नहीं है कि समाज के अंदर में कोई सामान बेचे तो ऊंची जाति के लोग उनसे खरीद पाए। कुछ नौकरियां इधर उधर उनको कुछ मिल पाई है, वो भी नौकरियां खत्म की जा रही है। इतना सारा ग्राउंड रियलिटी होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशंस दलित आरक्षण पे रिव्यू कर रहा है, कुछ तो कारण होगा। ये कारण ये है, मैं कहना चाहता हूं, ये जो सरकार 2014 में आई थी, ये जो मोदी जी की जो सरकार है, जो मोदी जी खुद को अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़ा समाज से आता हूं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप पिछड़े समाज से हैं तो पिछड़े समाज को दर्द को आप क्यों नहीं समझते हैं। ये जो सरकार जब आई थी और उससे पहले इस सरकार को लाने के लिए जो आपको ऊंची जाति के जो एक बहुत बड़ी लॉबी ने इसका समर्थन किया है, उनका एक ही सपना है कि इस देश में रिजर्वेशंस को खत्म कर दिया जाए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कुछ भी छोटा सा अधिकार मिला हुआ है, मैं बता रहा हूं, उसको भी खत्म कर दिया जाए। रिजर्वेशन कब तक देना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप इस पे बताइए। देखिए, रिजर्वेशन की बात, आप एक बात बताइए, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि रिजर्वेशन कब तक। देखिए, रिजर्वेशन के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही आसान बात कही है और कोई भी इंसान समझ पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश में बहुत ही बेहतर संविधान हो जाए, बहुत ही बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, कानून बेहतर हो जाए, लेकिन कानून को पालन करने वाले लोगों के दिलों में खोट होगा, तो समाज के अंदर में कभी भी विकास नहीं हो पाएगा, समाज में कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। अब एक आसान देता हूं आपको एग्जांपल। मान लीजिए कि एक गाड़ी हो, मान लीजिए कार है, कार बहुत ही अच्छा है, कार बिल्कुल नया है, कार में तेल भी है, कार का पहिया और टायर बिल्कुल नया है, और उस कार को चलाने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो सही नहीं है, अगर उसके मन में खोट है, अगर वो लापरवाही से अगर गाड़ी को चलाता है, तो बेहतर कार होने के बावजूद भी एक्सीडेंट होगा और कार में बैठे हुए लोग जो होंगे उनकी इंजरी होगी, वो मर भी सकते हैं। उसी तरह देश को समझ लीजिए कि एक गाड़ी, रेलगाड़ी या कार समझ लीजिए, और यहाँ का संविधान जो है बहुत ही अच्छा संविधान है, लेकिन अगर आपको पुलिस में, अगर आपको अदालत में, अगर आपको मीडिया में, अगर आपको बिजनेस में, अगर मंदिर में, अगर आपको खेत और खलिहान में, अगर समाज के हर क्षेत्र में अगर बढ़िया ड्राइवर नहीं होगा, अगर समाज के हर क्षेत्र में दलित और पिछड़े और बहुजन और आदिवासी समाज के लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा कि उनके हकों को मार दिया जाएगा। आप देखिए, रिजर्वेशन आज़ादी के बाद से इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े हायर एजुकेशन में दलितों को कई सालों तक रिजर्वेशन नहीं दिया गया, बहाना बना के, और आज भी नॉट फाउंड सुटेबल और भी तरीके से, बहुत सारे तरीके के साथ से उनको नौकरियों से बाहर किया जाता है, और इंटरव्यू बोर्ड में उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको क्या ही बयान किया जाए। तो सवाल यह है, बस सवाल यही है कि दलितों के रिजर्वेशन के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों से मेरा यही प्रार्थना है कि जो 10% और 15% जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो अपनी आबादी से कितना ज्यादा, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा देश की संपत्ति को लूट के अपने पास रखे हुए हैं, उस पे बहस क्यों नहीं होती है? इस पे बहस क्यों नहीं होती कि मीडिया में कितने लोग दलित समाज से हैं, मीडिया में कितने लोग जो हैं वो दलित समाज के लोग एडिटर बने हुए हैं? इस पे क्यों नहीं बात होती कि कितने वाइस चांसलर दलित और पिछड़े समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं? इस पे क्यों नहीं बात होती है कि कितने प्राइम मिनिस्टर दलित और पिछड़े समाज के और आदिवासी समाज से हुए हैं? इस पे क्यों नहीं बात होती है कि कितने होम मिनिस्टर दलित और पिछड़े रहे हैं, कितने फिल्म इंडस्ट्री में दलित और पिछड़े और आदिवासी लोग हैं? इस
पे बात क्यों नहीं होती जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उसमें कितने दलित समाज के लोग हैं। और जब बाबरी मस्जिद का आप आंदोलन करेंगे तो आप कह देंगे कि यार ये पहला शिलान्यास करने वाला एक दलित था। तो वहां पर दलितों को आपको सिर्फ चाहिए कि वो हिंदुत्व का क्या करे, झंडा बरदार बन जाए। लेकिन जब वही राम मंदिर जब बनता है और वहां पे जो लैंड और जमीन जो है और दुकानें जो दी जाती है उसमें कितने दलितों को जगह दी जा रही है। और एक और बात बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज, यानी जब तक भारत समाज के अंदर में हम एक दूसरे का शादी ब्याह नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खान पान नहीं खाएंगे, एक दूसरे के साथ हम रोटियां नहीं तोड़ेंगे, तब तक समाज में समानता नहीं आएगा। पूछिए कि कितने पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दलित लोगों के साथ शादी करते हैं, कितना इंटरकास्ट मैरिज होता है। हमारे देश में बड़ी बड़ाई होती है कि अरे ये तो बहुत ही विकास कर गया, तो यहाँ पे लोग इतने सॉफ्टवेयर और इंजीनियर बन गए, लेकिन कितने लोग इंटरकास्ट मैरिज को करते हैं। और हर सेकेंड दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज होता है, हर सेकेंड। सरकार की रिपोर्ट है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, इस पे बात क्यों नहीं होती है। गांव का गांव जला दिया जा रहा है, आज दलितों को घोड़ी पे चढ़ने से लिए रोका जा रहा है, साफ कपड़े पहनने से रोका जा रहा है, उनको गाड़ी हाँकने के लिए उनको मतलब कार चलाने से लिए रोका जाता था। एक हमारे दोस्त थे तमिलनाडु में, वो अच्छा कपड़ा पहन के कार चला रहे थे, उनकी पिटाई कर गई क्योंकि वो दलित समाज से थे। तो मैं कह रहा हूं कि एक दलित जब तक पैदा होता है और जब तक मरता है हर सेकंड उसके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन 2-4 नौकरी दलित समाज के लोगों को मिल जाती है तो उसके बाद से ऊंची जाति के लोगों के सीने पे क्या कहिए वो सीना पीटने लगते हैं और तरह तरह से वो चाल चलते हैं इस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। बस मैं कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि दलित समस्याओं को हिस्टोरिकली देखें, उसको कभी भी हिस्ट्री से अलग करके ना देखें। ये जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला कि 2-4 नौकरियां लगने के बाद जो भी तथाकथित स्वर्ण कहते हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं या फिर जो मानते हैं अपने आप को, वो उनके सीने में दर्द होता है। किस प्रकार की मानसिकता, और इसको आप हिस्टोरिकल पद से कैसे देखते हैं? देखिए, ये जातिवाद है, समाज के अंदर में जातिवाद फैला हुआ है। मैं बताता हूं, मैं बिहार से मेरा संबंध है और बिहार से चंपारण जिले से मैं आता हूं। एक बार बारिश के मौसम में क्या हुआ, बारिश हुई और बारिश होने के बाद ट्रांसफार्मर जल गया। तो किसी ने ऐसे कहा कि जो दलित लोगों की जो बस्ती है, जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, उधर ट्रांसफार्मर जल गया। तो हमारे बस्ती के जो लोग ऊंची जाति के लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने कहा ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो लोग बहुत रेडियो टीवी बजा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं, इससे हिंदुस्तानी समाज के अंदर में आज बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा, ये समाज क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, ये समाज क्यों स्टेग्नेशन का शिकार है। आज हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी है दुनिया के नंबर 1 में क्यों नहीं आ पाती है, आज हम दुनिया में मुकाबला क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10% 15% ऊंची जाति के लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा ऊंची जाति में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऊंची जाति के लोग हैं, उनके दिलों में बेईमानी है, वो अपने भाई को भाई नहीं समझते हैं और उनको दलित उनको तभी याद आते हैं जब उनको सांप्रदायिक राजनीति करनी होती है। उसके बाद दलित खा रहा है कि पी रहा है कि जी रहा है कि मर रहा है, इससे कोई मतलब उनके साथ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक 80% 75% दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता और उनको दिमाग को सांप्रदायिक और कास्टिस्ट करने के लिए पूरी एजेंसी लगी हुई है, मीडिया का प्रचार चल रहा है। और जो कुछ भी हमने देखा था कि आज़ादी के बाद से कुछ परिवर्तन हुआ था, अब उल्टी दिशा में फिर से हम जा रहे हैं, जहां पे हमको लग रहा है कि भारत से और हिंदू धर्म से बढ़ के दुनिया में कुछ था ही नहीं। तो देखिए, भारत पे आप प्राउड कीजिए, हिंदू धर्म पे आप प्राउड कीजिए, लेकिन ये समझना कि हम ही सबसे महान थे और कोई कुछ था ही नहीं, ये जो है संकीर्णता है और इसका हमें विरोध करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी फैसला देने वक्त आप यही सोचिए कि आज दलितों की स्थिति क्या है, क्यों दलित महिलाएं ही हमले का शिकार होती हैं, क्यों दलितों के साथ ही छुआछूत होता है, क्यों दलितों को घोड़ी चढ़ने से उनको रोका जाता है, और जो बाकी के जो संस्थाएं हैं, मीडिया है, कारपोरेट हाउसेस है, उसमें दलितों की क्या योगदान है, जमीन और लैंड में उनका क्या योगदान। इन तमाम चीजों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक सही फैसला नहीं देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की जातिवादी जो साजिश हो रही है उसको वो खारिज करेगा और एक अच्छा फैसला देगा। वर्तमान जो सरकार है वो आप मानते हैं कि वो एंटी दलित मानसिकता का है? उन्होंने तो दलितों के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। देखिए, हाँ बताइए। जो बीजेपी और आरएसएस है
वो कहती है कि मैं बहुत ही बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलता हूँ, ठीक है, और वो दलितों के लिए बहुत कुछ करती है। तो अगर आपकी बात सही है तो आप कहिए कि जाति प्रथा गलत है, आप उसके लिए कैंपेन चलाइए। अगर आपको लगता है कि आप बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं तो अंतरजातीय विवाह कराने के लिए आप समाज में आइए। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आप बहुत बड़े फॉलोअर हैं तो आप लोगों को एक साथ खाने पीने के लिए लोगों को आप आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आप रास्ते पर चलते हैं, जो 75% भूमिहीन जो दलित है उनको आप जमीन दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हैं तो मीडिया में और जो इंडस्ट्री में और जो बिजनेस में दलित लोगों की उनकी कोई जगह नहीं है, आप उनको जगह दीजिए। वाइस चांसलर उनको बनाइए, उनको नौकरियों में रखिए, उनके हर वक्त उनके जान और माल की सुरक्षा कीजिए। उनको एक शहरी और एक नागरिक के तौर पर उनका पूरा अधिकार दीजिए। अगर आप ये सारे अधिकार देंगे तो हम भी आपकी तारीफ करेंगे और हम आपसे कहेंगे कि आप बिल्कुल दलितों के सबसे बड़े मसीहा और दलितों के सबसे बड़े दोस्त हैं। लेकिन आज की जो राजनीति है, इसे देख के लगता है कि ये सरकार जरा बराबर भी दलितों के हक में काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका जो बेस है एक ब्राह्मणवादी इसकी लिगेसी रही हुई है। और याद कीजिए कि जो ST एट्रोसिटीज एक्ट जो था उसको भी किस तरह से डाइल्यूट करने के लिए और उसके खिलाफ भी किस तरह से ये नरेंद्र मोदी सरकार ने माहौल बनाया था। लेकिन ये कहिए कि देश की जनता उठ खड़ी कि नहीं, दलितों के ऊपर जो हमले होते हैं और उस हमले से बचाने के लिए जो कानून है आप उसको यूं खत्म नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि इन तमाम जो सेक्टर्स जिनको आपने अभी तुरंत गिनाया, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशंस दिखाई नहीं पड़ता है दलितों का। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि यही लोग बोलते हैं कि नॉट सुटेबल फाउंड, ऐसा कह के वो जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं। और वहीं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दलित रिजर्वेशंस है उसके ऊपर रिव्यू करती है। ये किस प्रकार का चरित्र को ये डबल स्टैंडर्ड है। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार जब बनी हुई थी मोदी जी से पहले, तो उस समय यूपीए सरकार ने एक वादा किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे। और उस समय मैं जेएनयू में एमफिल कर रहा था, तो उस दौरान मैंने कुछ रिसर्च भी किया था उस जमाने में, और मैंने बहुत सारे लोगों से भी मिला था जो इंडस्ट्री के लोग थे, उनसे मैं मिला था और उनसे मैंने बात भी की थी। तो जब आप इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हम जाति में भी यकीन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय आता है तो हम उसकी जाति को नहीं पूछते हैं। अगर आप इतने ही महान हैं क्योंकि आप जाति के बारे में आप कोई सवाल नहीं करते हैं, जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं, तो जरा सोचिए कि जब 75 और 80% इस देश में अगर ST SC OBC हैं तो क्या वजह है कि आपके कंपनी में जो 10% और 5% सवर्ण जाति के लोग हैं वहीं 98% हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। अगर मान लीजिए समाज के अंदर में 80% दलित पिछड़ा OBC है, और तो अगर आप बेईमानी नहीं करेंगे, आप ईमानदारी करेंगे तो 80% या 75% या कम से कम 60% भी आपके यहाँ वो लोग दिखेंगे। यानी जो सोसाइटी का जो पिक्चर है वो पिक्चर जो सोशल डाइवर्सिटी आपके कंपनी में भी दिखेगी, लेकिन कंपनी में नहीं दिखती है। और ये भी देखिए ST SC लोगों के लिए जो सरकार कुछ बजट बनाती है उसको भी सही तरीके से सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाती है, बाबू इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और उसका इस्तेमाल दलित समुदाय की भलाई के लिए ना करके उसका दुरुपयोग पैसे का किया जाता है। क्या क्या बात किया जाए, कई बार तो क्या होता है उस पैसे को इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। तो इन तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और मेरी अपील है कि जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, जितने भी दलित पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, वामपंथी लोग हैं, इन सब लोगों को इस खतरनाक खेल को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कागज और लॉजिक के और पूरे हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर फैसला दे, हम इसे उम्मीद करते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी हमको बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे समता, बंधुत्व और बराबरी के लिए एक शांतिपूर्ण और आपको एक पीसफुल हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम लोगों के बीच में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि दलित लोगों के अधिकारों के ऊपर कोई भी हमला होगा तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हाल ही में प्रशांत भूषण जी का एक बयान आया था कि जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ब्लैकमेल कर रही है आज के समय में। ये इस पे आप कुछ टिप्पणी करनी? देखिए, मैं क्या टिप्पणी करूं, पूरा देश देख रहा है
कि हमारे देश की जो अदालत है वो एक पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत सारे फैसले दे रही है। इससे लोग बहुत मायूस हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं रह पाएगा। तो मेरी तो यही अपील है कि जुडिशियरी जो है एक अपने इंडिपेंडेंट और एक जो एक क्या बोलते हैं एक वॉचडॉग जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले के तौर पे काम करें। और जो भी उसके ऊपर दबाव बनते हैं, उनके पास अधिकार हैं, उनके पास ताकत है, वो चाहे तो उसको वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हम मानने के लिए इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक दबाव में ना काम करके हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे, ऐसा उनको करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अभय मिश्रा जी, जो कि जेएनयू से पीएचडी एवं अभी डीयू में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं। इन्होंने अपनी खुली स्वतंत्र विचार दलित मुद्दे एवं उसके ऊपर जो रिजर्वेशन रिव्यू अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस पे अपना पक्ष रखा। और हमारा अगर यह डिबेट आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।